कहानी शुरू होती है शंघाई सिटी से। एक शांत कमरे में नीले हरे बालों वाली एक औरत, जांग वोंगशिन, अपने नवजात बेटे को दूध पिला रही होती है। वो अपने बच्चे चेनचिन से कहती है कि वो कितना लकी है, बस खाता है और सोता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो उसकी वजह से अपनी नींद खो रही है, लेकिन अगर वो हेल्थी बड़ा होता है तो सब वर्थ है। लेकिन उसे नहीं पता कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, वो रीइंकार्नेटेड है और उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद है। दूध पीते हुए वो नोटिस करता है कि उसका दिमाग अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो सब समझ पा रहा है। तभी एक ब्लू गेम जैसा स्टेटस स्क्रीन उसके सामने आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसका नाम लिन जिचिन है, उम्र 33 डेज है और उसका बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टियर 1 है। उसे समझ आता है कि उसके पास एक स्पेशल चीट एबिलिटी है। 3 महीने की उम्र में लिन जिचिन अपने क्रिब में लेटा होता है और उसके पेरेंट्स जांग वानिन और लिन यान उसे देख रहे होते हैं। उसका पिता कहता है कि ये बच्चा फिजिकली बहुत स्ट्रांग लग रहा है और वो आगे चलकर एक पावरफुल जीन फ्यूजर या कम से कम साइबॉग बन सकता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तब लिन जिचिन अपने पैर मार रहा होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने 10,000 बार किक कर लिया है, जिससे उसे बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट यूज मिला है। ये स्किल उसे ये ताकत देता है कि वो अपने शरीर के जिस हिस्से को ट्रेन करेगा वो कार्बन बेस्ड लिमिट के अंदर इन्फिनिटली स्ट्रांग होता जाएगा। वो अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस करता है और सोचता है कि उसके पिता जीन फ्यूजर और साइबॉग के बारे में क्या कह रहे थे और सुपर हीरोज जैसा इमेजिन करता है। 4 महीने की उम्र तक लिन जिचिन बैठना और रेंगना सीख जाता है। अपने पेरेंट्स को डराने से बचने के लिए वो सिर्फ रात में प्रैक्टिस करता है। हर बार जब वो रेंगता है उसका सिस्टम उसे पॉइंट्स देता है। 1 महीने बाद 5 महीने की उम्र में वो चलना भी सीख जाता है। 6 महीने की उम्र में वो अपने पेरेंट्स के सामने भी बैठ और रेंग सकता है बिना उन्हें अजीब लगे। एक दिन वो टीवी देख रहा होता है जहां न्यूज में एबरेंट बीस्ट्स के बारे में दिखाया जाता है। वहां जीन फ्यूजर्स और साइबॉक्स मिलकर उनसे लड़ रहे होते हैं। पहली बार लिन जिचिन को समझ आता है कि ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से बहुत अलग है। उसे पता चलता है कि इस धरती में म्यूटेशन हो चुका है, जिससे खतरनाक क्रीचर्स पैदा हुए हैं जिन्हें एबरेंट बीस्ट्स कहा जाता है। इनसे लड़ने के लिए इंसानों ने 2 रास्ते बनाए हैं। पहला है मैकेनिकल असेंशन, जिसमें इंसान अपने शरीर को टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करते हैं ताकि वो पावरफुल साइबॉग बन सकें। दूसरा रास्ता है जीन मॉडिफिकेशन, जिसमें इंसान अपने जीन्स को एबरेंट बीस्ट्स के साथ फ्यूज करते हैं और जीन फ्यूजर्स बन जाते हैं ताकि मॉन्स्टर्स से उनकी ही ताकत से लड़ सकें। ये सब समझकर रीइंकार्नेटेड लिन जिचिन डिसाइड करता है कि वो अपने सिस्टम का यूज करके सेफली बड़ा होगा। वो अपनी एबिलिटीज को धीरे धीरे बढ़ाएगा, लो प्रोफाइल में रहेगा और इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव करेगा। एक दिन डोरबेल बजती है। जांग वोंगशिन दरवाजा खोलती है, जहां एक नीली ड्रेस पहनी हुई औरत खड़ी होती है जिसका नाम शूमिंग है। वो उनकी नई नेबर होती है। शूमिंग अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस कराती है, अपने हस्बैंड शेन जानी और अपनी छोटी बेटी शेन किंग हान को। छोटी लड़की अपने हाथ में एक डोल पकड़े होती है। लिन जिचिन उस बैंगनी बालों वाली लड़की को देखता है। वो उसे इस नई दुनिया में अपनी पहली दोस्त मानता है और महसूस करता है कि आगे चलकर उनकी किस्मत जुड़ने वाली है। समय बीतता है और लिन जिचिन खुद को ट्रेनिंग में लगा देता है। 7 महीने की उम्र में अपनी स्किल की वजह से वो रनिंग, जंपिंग और बेसिक लैंग्वेज भी सीख जाता है। वो खुद से बात करके प्रैक्टिस करता है और हर एक्टिविटी पर उसे स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। 8 महीने की उम्र तक उसकी ट्रेनिंग और बढ़ जाती है और वो अपने क्रिब में सिटअप्स और पुशअप्स करने लगता है। वो ध्यान रखता है कि वो प्रैक्टिस तभी करे जब उसके पेरेंट्स आसपास ना हो। लेकिन एक दिन उसकी मां जांग वोंगशिन बालकनी पर आती है और देखकर शॉक हो जाती है कि उसका 8 महीने का बेटा सिटअप्स कर रहा है। वो अपनी आंखें मलती है, उसे यकीन ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो एक वेब नॉवल ऑथर है, वो इसे स्ट्रेस की वजह से हुआ हेलुसिनेशन मानकर इग्नोर कर देती है। लिन जिचिन तुरंत सोने का नाटक करता है, राहत की सांस लेता है और मन ही मन तय करता है कि अब और सावधान रहना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद जब उसकी माँ उसे नहला रही होती है, तब उसे एक और शॉकिंग चीज पता चलती है। वो जोर से अपने पति लिन यान को बुलाती है। जब वो भागकर आता है तो वो दिखाती है कि उनका 8 महीने का बेटा एबीएस के साथ है। लिन यान ये देखकर हैरान रह जाता है। वो एक्साइटेड होकर कहता है कि उनका बेटा शायद 1 in a million प्रोडीजी है,
जो आगे चलकर एक पावरफुल जीन फ्यूजर या साइबर्ग बन सकता है। ये सब सुनकर लिन जिचिन को राहत मिलती है कि उसका सीक्रेट सेफ है। वो सोचता है कि वो कितना लकी है कि उसके पेरेंट्स वेब नॉवल ऑथर्स हैं। लिन जिचिन ये भी सोचता है कि इस म्यूटेटेड अर्थ पर वो अकेला जीनियस नहीं है। वो अपनी माँ के साथ न्यूज़ देख रहा होता है, जहां 1-2 साल के बच्चे के बारे में दिखाया जा रहा होता है। एक मार्शल आर्ट्स फैमिली का 2 साल का बच्चा जो एक हाथ से 20 किलो का डंबल उठा सकता है। जांग वोंगशिन अपने बेटे को पास खींचती है और गर्व से कहती है कि उसका चेनचिन भी उतना ही अमेजिंग है। लिन जिचिन अपनी माँ के इस भरोसे से इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि क्या वो भी 2 साल का होने पर 20 किलो उठा पाएगा। जब लिन जिचिन 2 साल का होता है तो उसकी ट्रेनिंग काम आ जाती है। वो लो प्रोफाइल में रहकर अपनी ताकत बढ़ाता रहता है और स्टोरेज रूम में एक हाथ से 20 किलो आसानी से उठा लेता है। तभी उसकी प्रैक्टिस रुक जाती है जब उसकी माँ आवाज लगाती है कि हान हान यानी शेन किंग हान खेलने आई है। वो जल्दी से वेट नीचे रखता है और बाहर जाता है। दरवाजा खोलते ही उसे शेन किंग हान दिखती है, जो अब उसकी तरह 2 साल की हो चुकी है, और उसे एक टाट देती है। लिन जिचिन मन ही मन सोचता है कि उनकी मेंटल एज अलग है, इसलिए वो नॉर्मली नहीं खेलते। जहां हान हान एक नॉर्मल बच्ची की तरह बिहेव करती है, वहीं वो हर समय ट्रेनिंग के बारे में सोचता है। उसने उसके साथ टाइम बिताने का एक अलग तरीका ढूंढ लिया है। क्योंकि हान हान उसके साथ चिपक कर रहती है, वो उसके लिए एक परफेक्ट कस्टम वेटेड वेस्ट की तरह काम करती है उसकी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम बार बार होती है और उसे फिर याद आती है जब उसे अचानक गीला महसूस होता है और वो चिल्लाता है कि हान हान ने फिर से उस पर पेशाब कर दिया। एक और साल बीत जाता है। 3 साल की उम्र में लिन जिचिन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक हाथ से 40 किलो तक उठा सकता है। टीवी देखते हुए वो एक खबर देखता है जहां 4 साल का एक प्रोडिजी 30 किलो का डंबल उठा रहा होता है। वो खुश होता है कि वो उससे पहले ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इतनी प्रोग्रेस के बाद भी उसका सिस्टम अभी भी उसका बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टीयर 1 ही दिखा रहा है। वो सोचता है कि टीयर 2 तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। इन्हीं सवालों के साथ वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर की दुनिया एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जैसी लगती है, जहां बीस्टमैन और साइबॉक्स दिखते हैं। वो समझ जाता है कि यही जीन फ्यूजर्स और साइबॉक्स हैं जिनके बारे में उसने सुना था। अपनी माँ और नेबर्स शूमिंग और शेन चिंगान के साथ वो लाइब्रेरी जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं करने देते, इसलिए बुक्स ही उसके लिए बेस्ट सोर्स हैं। लाइब्रेरी में उसकी माँ उसे दिखाती है। माँ उसे बच्चों वाली सेक्शन दिखाती है, लेकिन लिन जिचिन सीधे एडवांस्ड एनसाइक्लोपीडियाज की तरफ चला जाता है और शेन किंग हान भी उसके पीछे पीछे आती है। दोनों माएं हैरान होकर ये सब देखती हैं। शूमिंग पूछती है कि उसे ये किताबें क्यों पसंद हैं, और जांग वोंगशिन कहती है कि शायद ये उसके जीनियस जीन्स की वजह से है। शेन किंग हान उसे कुकीज देती है, लेकिन लिन जिचिन पूरी तरह अपनी पढ़ाई में खोया रहता है। किताबों के जरिए उसे पता चलता है कि इस दुनिया में हर जीव को 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में बांटा गया है। ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल। हर लेवल के अंदर 9 टीयर्स होते हैं। उसे समझ आता है कि उसके पेरेंट्स जैसे नॉर्मल इंसान सबसे नीचे होते हैं। ऑर्डिनरी टीयर 1 जो ऊंचे लेवल के लोगों के सामने चींटी जैसे हैं। ये बात जानकर लिन जिचिन के अंदर एक आग सी जल उठती है। उसे अपनी ट्रेनिंग तेज करनी है, लेकिन साथ ही अपनी सच्चाई छुपाकर रखनी है। तभी उसका सिस्टम उसे एक नया क्वेस्ट देता है। 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ो और रिवॉर्ड में सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम मिलेगा। ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब वो बॉडी के साथ साथ माइंड भी ट्रेन कर सकता है। अगले 1 साल तक लिन जिचिन अपनी फिजिकल ट्रेनिंग और तेज पढ़ाई दोनों करता है। 4 साल की उम्र में वो और लिन जिचिन और शेन चिंगहान किंडरगार्टन शुरू करते हैं और दोनों आईआर टीचर मिस झांगमे का हाथ पकड़कर अंदर जाते हैं। उसकी मेहनत रंग लाती है। स्कूल शुरू होने के थोड़े समय बाद ही वो ऑर्डिनरी टीयर 2 तक पहुंच जाता है। उसकी फिजिकल ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है। वो एक हाथ से 80 किलो उठा सकता है, 1.2 मीटर तक हाई जंप कर सकता है और 100 मीटर 11 सेकंड से कम में दौड़ सकता है। ये स्टैट्स एक बड़े इंसान के लिए भी शानदार हैं, तो फिर एक किंडरगार्टन बच्चे के लिए तो और भी ज्यादा। एक दिन वो देखता है कि कुछ बच्चे शेन चिंगहान को घेर कर चिढ़ा रहे हैं और उसे बेड वेटर कह रहे हैं। अपने दोस्त को बुली होते देखकर वो समझ जाता है कि अब उसे कुछ करना होगा।
वो अचानक से कूदकर उन बच्चों के बीच में आ जाता है। वो गुस्से से उन्हें घूरता है और एक डरावनी वार्निंग देता है। अगर किसी ने फिर से हान हान को परेशान किया तो वो रोज उनके बिस्तर पर पेशाब करेगा। ये बचकानी लेकिन डरावनी धमकी काम कर जाती है। सारे बच्चे रोने लगते हैं और कसम खाते हैं कि अब वो किंडरगार्टन वापस नहीं आएंगे। शेन चिंगहान अपने प्रोटेक्टर को एडमिरेशन से देखती है। इस काम से उसे एक नया अचीवमेंट मिलता है, किंडरगार्टन किड किंग, और साथ में नए क्वेस्ट भी अनलॉक हो जाते हैं। वो खुश होता है कि अब वो एक साथ कई क्वेस्ट पर काम कर सकता है। आधे साल बाद वो अपना रीडिंग वाला क्वेस्ट भी पूरा कर लेता है। 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद उसे सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम मिलता है। इससे उसे परफेक्ट आइडेंटिक मेमोरी और इंसानों की हाईएस्ट लेवल की लर्निंग एबिलिटी मिल जाती है। समय तेजी से बीतता है और जल्द ही वो और शेन चिंगहान लगभग 7 साल के हो जाते हैं और अपने किंडरगार्टन ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोज करते हैं। वेकेशन के दौरान भी लिन जिचिन आराम नहीं करता। अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि 200 किलो का बारबेल लेकर ट्रेनिंग करता है। इस वेकेशन में उसकी एबिलिटीज और भी बढ़ जाती हैं। वो 2 मीटर से ज्यादा ऊंचा जंप कर सकता है और 100 मीटर दौड़ 7.98 सेकंड में पूरी कर देता है। उसका दिमाग भी उतना ही तेज हो जाता है क्योंकि उसका नया एट्रीब्यूट उसे बूस्ट देता है। वो पहले ही एलिमेंट्री स्कूल का ज्यादातर सिलेबस खत्म कर चुका होता है। उसकी नई जिंदगी सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में शुरू होती है। क्योंकि वो पहले से एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहा होता है, इसलिए एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स उसके लिए बहुत आसान होते हैं। वो नेशनल एलिमेंट्री स्कूल एकेडमिक कॉम्पिटिशन में आसानी से फर्स्ट प्लेस ले आता है, सिर्फ अपना टाइटल जल्दी अनलॉक करने के लिए। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है वो शेन चिंगहान को प्राइवेट ट्यूटरिंग देता है। हालांकि वो कोई खास टैलेंट वाली नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। लिन जिचिन की मदद से उसके मार्क्स बहुत तेजी से इंप्रूव हो जाते हैं। एक सेमेस्टर के बाद वो क्लास में सेकंड आ जाती है और फर्स्ट प्लेस पे लिन जिचिन होता है। अपने क्वेस्ट को जल्दी पूरा करने के लिए वो स्कूल स्पोर्ट्स मीट में भी भाग लेता है और हर रिकॉर्ड तोड़ देता है। जब उसे लगता है कि उसकी स्कूल लाइफ अब ऐसे ही चलती रहेगी, तभी एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। टीचर उस लड़की को इंट्रोड्यूस करती है जिसके लंबे सिल्वर नीले बाल होते हैं। उसका नाम बाई होता है। लिन जिचिन तुरंत समझ जाता है कि वो बाकी लोगों जैसी नहीं है। जब वो दरवाजे पर खड़ी होती है तो उसे एक अजीब सा नॉन ह्यूमन ऑनरा महसूस होता है। जैसे ही बाई शुएर अपनी सीट ढूंढने चलती है, बाकी बच्चे उसे क्यूरियोसिटी से देखते हैं। शेन चिंगहान, जिसे वो शियाओ चेन कहती है, लिन जिचिन के पास झुककर कहती है कि बाई के बाल बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल बर्फ जैसे। लेकिन लिन जिचिन को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ही बाई उसके पास बैठती है, उसका ध्यान उस अजीब ऑरा पर ही रहता है जो उसे उससे महसूस हो रहा होता है। लिन जिचिन उसके अंदर से आने वाले उस अजीब ऑरा को महसूस करता है। वो सोचता है कि शायद वो कोई जीन फ्यूजर हो सकती है या फिर किसी जीन फ्यूजर की डिसेंडेंट हो। अगले कुछ दिनों में बाई और भी रहस्यमयी लगती है। वो किसी से बात नहीं करती और जैसे ही क्लास खत्म होती है, अपना सिर डेस्क पर रखकर चुपचाप लेटी रहती है। वो इतनी कम हिलती डुलती है कि वॉशरूम जाने के लिए भी मुश्किल से उठती है। शुरू में बाकी स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं, यहाँ तक कि वो उसके सोते वक्त उसके साथ फोटोज भी लेते हैं। लेकिन जब उसका बिहेवियर नहीं बदलता तो धीरे धीरे सबका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और क्लास फिर से नॉर्मल हो जाती है। लगभग 1 महीने बाद अचानक एक अजीब घटना होती है। बाई के शरीर से एक चिपचिपा सफेद लिक्विड निकलने लगता है। उससे बहुत खराब स्मेल आती है और वो उसके कपड़ों और पैरों पर बहने लगता है। बाकी बच्चे घिन से रिएक्ट करते हैं और उस बदबू की शिकायत करने लगते हैं। एक बदतमीज लड़का उस पर गंदा मजाक करता है और फिर अपनी पानी की बोतल उसके सिर पर डाल देता है, ये कहकर कि वो उसे साफ कर रहा है। अपमानित और भीगी हुई बाई अपने डेस्क को कसकर पकड़ती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चुपचाप रोने लगती है। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। बदमाश बच्चे उसकी हालत पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपनी सीट से ये सब देखते हुए शेन चिंगहान चिंता भरे चेहरे के साथ लिन जिचिन से पूछती है कि क्या वो बाई की मदद कर सकते हैं। लिन जिचिन थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। उसे पहले लगा था कि बाई डेंजरस है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि वो रो क्यों रही है। फिर भी वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो बदमाश बच्चों की तरफ बढ़ता है, वो अपनी सोच को दोबारा समझता है। उसे अभी भी बाई पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन उसे ये जरूर पता चलता है कि अभी के लिए वो कोई खतरा नहीं है।
वो बस एक कमजोर लड़की है जिसे परेशान किया जा रहा है और उसे आगे आकर मदद करनी चाहिए। लिन जिचिन आगे बढ़कर मेनबली के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। उसका नाम लेकर उसे बुलाता है, गुआनचुन। एक डरावनी मुस्कान के साथ वो उसे आदेश देता है कि बाई की डेस्क पर गिरा पानी तुरंत साफ करे। गुआनचुन डर जाता है और हकलाते हुए कहता है कि वो अभी साफ कर देगा। बाकी बदमाश भी समझ जाते हैं कि अब वो फंस गए हैं। लिन जिचिन स्कूल में पहले से ही फेमस है, पढ़ाई और लड़ाई दोनों में स्ट्रांग होने के लिए। छठी क्लास के बच्चे भी उससे पंगा लेने से डरते हैं। ये समझकर कि मान लेना ही बेहतर है, वो जल्दी जल्दी टिश्यूज उठाते हैं और सब साफ करने लगते हैं। जैसे ही डेस्क साफ हो जाती है, लिन जिचिन सबको घूर कर देखता है। वो सबको आदेश देता है कि तुरंत बाई से माफी मांगो। डरे हुए बदमाश तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। वो लाइन में खड़े होकर सिर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे से उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। बदमाशों के जाने के बाद बाई ऊपर देखती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। वो लिन जिचिन और शेन चिंगहान को धन्यवाद कहती है। शेन चिंगहान उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि क्लासमेट्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन के बाद शेन चिंगहान तय कर लेती है कि वो इस चुप रहने वाली सफेद बालों वाली लड़की की दोस्त बनेगी। वो हमेशा लिन जिचिन को भी साथ खींच कर ले जाती है। तीनों साथ में अपना फ्री टाइम बिताने लगते हैं। शेन चिंगहान खास तौर पर बहुत दयालु होती है। वो हमेशा अपने सबसे अच्छे स्नैक्स पहले बाई को देती है। एक दिन जब शेन चिंगहान उसे कुछ खाने को देती है तो बाई थोड़ा हिचकिचाती है। वो उनसे पूछती है कि क्या उन्हें उससे घिन नहीं आती, क्योंकि उससे बदबू आती है। वो कहती है कि उसे माफ कर दो कि उसने उन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो छोटी उम्र से ही उसे सबने अलग कर दिया था। कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, ये उसके लिए इतना अनरियल है कि उसे लगता है वो सपना देख रही है। ये सुनकर बाई शुएर हैरानी से ऊपर देखती है। जब शेन चिंगहान उसे फर्मली कहती है कि ये सपना नहीं है, शेन चिंगहान हल्के से मुस्कुराती है और कहती है कि उसे पता है ऐसा कैसा लगता है, इसलिए वो कभी उससे घिन नहीं करेगी। वो कहती है कि अगर बाई चाहे तो वो हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, और साथ में थोड़ा परेशान होते हुए लिन जिचिन को भी इस प्रॉमिस में शामिल कर लेती है। इमोशन से भरकर बाई शुएर शेन चिंगहान को जोर से गले लगा लेती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो उनकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद कहती है। थोड़ा संभलने के बाद वो कहती है कि वो भी उन्हें एक गिफ्ट देना चाहती है। वो एक नेकलेस निकालती है जिसमें बीस्ट के दांत लगे होते हैं और बताती है कि ये उसकी माँ का बर्थडे गिफ्ट था। वो ये उन्हें दे देती है ताकि ये उनकी फ्रेंडशिप का सिंबल बन सके। शेन चिंगहान खुशी से मान जाती है। तीनों बच्चे स्कूल यार्ड में खड़े होते हैं। सूरज ढल रहा होता है और वो खुशी खुशी कहते हैं कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन तभी जैसे ही उनकी नई दोस्ती मजबूत हुई, अचानक सब बदल गया। एक दिन शेन चिंगहान को पता चलता है कि बाई ने स्कूल छोड़ दिया है और वो ये सुनकर शॉक हो जाती है। लिन जिचिन इस बात की पुष्टि करता है क्योंकि उसने खुद उसे विथड्रॉल पेपर्स भरते हुए देखा था। उसे याद आता है जब वो प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे से ये सब देख रहा था। वहां उसने बाई को प्रिंसिपल के साथ देखा और उसके साथ एक बड़ा और डरावना आदमी भी था जिसके साइबरनेटिक आर्म्स थे। प्रिंसिपल उस आदमी से कह रहा था कि बाई के सारे पेपर्स पूरे हो गए हैं और उसकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी। इस घटना से लिन जिचिन को पूरा यकीन हो जाता है कि बाई कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। उस दिन के बाद वो बाई को कभी नहीं देखता और बस उसके बारे में सोचता रह जाता है। लेकिन उसके बाद जो होता है वही असल में उसका ध्यान खींचता है। कुछ समय बाद लिन जिचिन घर पर होता है और अपनी माँ जांग वोंगशिन को शोल्डर मसाज दे रहा होता है। उसकी माँ राहत की सांस लेकर कहती हैं कि पूरे दिन टाइपिंग के बाद ये मसाज परफेक्ट लग रहा है। लिन जिचिन मन ही मन सोचता है कि ये प्रोफेशनल मसाज टेक्निक्स उसने अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से सीखी हैं और वो इसकी यूजफुलनेस देखकर खुद भी हैरान हो जाता है। उनकी शांत शाम अचानक एक बड़ी न्यूज रिपोर्ट से टूट जाती है। उसमें क्योटो के एक प्रोडिजी की नई अचीवमेंट दिखाई जाती है। सिर्फ 10 साल की उम्र में उस लड़के ने एबररेंट बीस्ट के जीन्स के साथ फ्यूजन कर लिया है और अब वो एक हाथ से 500 किलोग्राम का पत्थर उठा सकता है। लिन जिचिन उस लड़के को पहचान लेता है और उसे झटका लगता है कि उसका राइवल ऑलरेडी जीन फ्यूजन शुरू कर चुका है। उसके पिता लिन यान कंप्लेन करते हैं कि वो क्योटो वाला लड़का हमेशा टीवी पर आता रहता है, जैसे उसे इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हों।
उसके माता पिता इस पर बात करने लगते हैं। लिन यानिंग बताते हैं कि वो लड़का 1000 साल पुराने मार्शल आर्ट्स फैमिली से है, इसलिए उनके पास एडवांस जीन फ्यूजन टेक्नोलॉजी होना नॉर्मल है। जांग वोंगशिन कहती हैं कि एक बच्चे को गिनी पिग की तरह यूज करना गलत है। उसका पति जवाब देता है कि ऐसी फैमिलीज में फैमिली इंटरेस्ट सबसे पहले आता है, जिस पर वो सार्कास्टिक तरीके से कहती है, और तुम्हें तो सब पता है। जब उसके पेरेंट्स आपस में बहस कर रहे होते हैं, लिन जिचिन गहरी सोच में डूबा होता है। उसे याद आता है कि फ्यूजन से पहले वो लड़का सिर्फ 100 किलोग्राम उठा सकता था, लेकिन अब वो 500 किलोग्राम उठा रहा है, यानी पूरे 5 गुना ज्यादा ताकत। इंक्रीज तुलना करें तो सिर्फ 8 साल की उम्र में लिन जिचिन बिना किसी जीन फ्यूजन के एक हाथ से 300 किलोग्राम वजन उठा सकता है। वो कॉन्फिडेंट होकर अपनी मुट्ठी भींचता है और सोचता है कि उसका पोटेंशियल उनसे कहीं ज्यादा है। उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है, लेकिन ये फीलिंग ज्यादा देर नहीं टिकती। अगली न्यूज रिपोर्ट उसे असली डर का मतलब समझा देती है। ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया जाता है कि एक पड़ोसी देश का पूरा शहर एक बड़े ब्लास्ट में तबाह हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फुटेज के आधार पर यह हमला जायंट एबरेंट राइट्स ने किया है। स्क्रीन पर डरावने विजुअल्स दिखते हैं, जहां बड़े बड़े चूहे रुइंस में घूम रहे हैं। वो एक चिल्लाती हुई औरत को अपने जबड़ों में पकड़ लेते हैं और फिर बेरहमी से उसे खा जाते हैं। न्यूज आगे बताती है कि इस हमले के पीछे हेरिट्स हैं, जो शैडो में रहकर इन बीस्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सकुरा कंट्री का एक ऑफिशियल इंटरनेशनल हेल्प की मांग करता है। वो बताता है कि यह हेरिटिक्स एक सीक्रेट कल्ट है जो बीस्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। ये सब देखते हुए लिन जिचिन को पता चलता है कि यह कल्ट एंटी ह्यूमन है। ये एक ऐसा संगठन है जो गद्दारों से बना है, जो अपने फायदे के लिए एबरेंट बीस्ट्स की सेवा करते हैं। लिन जिचिन को राहत मिलती है कि वो एक मजबूत और स्टेबल देश में पैदा हुआ है, जहां वो सेफली स्ट्रांग बन सकता है और लो प्रोफाइल में रह सकता है। तभी बाहर जोरदार सोनिक बूम की आवाज आती है। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागता है और पर्दा हटाकर देखता है कि हथियारों से लैस साइबॉक्स की एक टीम रात के आसमान में उड़ रही है। वो सोचता है कि इतने सारे साइबॉर्ग्स क्यों भेजे जा रहे हैं और उम्मीद करता है कि कुछ बुरा ना हो रहा हो। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लगता है। लिन जिचिन शेन चिंगहान का इंतजार कर रहा होता है, जो दौड़ते हुए आती है और लेट होने के लिए माफी मांगती है। जैसे ही वो पास आती है, लिन जिचिन को कुछ अजीब दिखता है। जो बीस्ट फैंग नेकलेस बाई ने उन्हें दिया था, अब वो शेन चिंगहान ने पहना हुआ है और वो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा है। उसे समझ आता है कि ये फेंग किसी एबरेंट बीस्ट का है और वही सोर्स है उस अजीब ऑनरा का जो उसने पहले महसूस किया था। वो ग्लो उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है जितनी जल्दी आई थी, और दोनों इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन साइबॉर्ग्स और इस फैंग के रिएक्शन को देखकर लिन जिचिन को लगने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। स्कूल जाते समय एक लंबी लाल बालों वाली औरत काले कपड़ों में एक लैंप पोस्ट के पास खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है। वो कहती है कि कितने प्यारे बच्चे हैं और उनके सामने आकर पूछती है कि क्या वो भाई बहन हैं। शेन चिंगहान तुरंत उसे ठीक करती है और कहती है कि वो दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। औरत हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि काश उसका भी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड होता। फिर उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। वो थोड़ा पास झुकती है, उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है और पूछती है कि वो दोनों अकेले स्कूल क्यों जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स कहाँ हैं। जैसे ही शेन चिंगहान जवाब देने लगती है, लिन जिचिन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। वो उसे साथ खींचते हुए कहता है कि वो लेट हो रहे हैं और उस रहस्यमयी औरत को वहीं छोड़ देते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद वो शेन चिंगहान को हल्के से समझाता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। वो सिर हिलाकर मान जाती है। स्कूल के बाद लिन जिचिन उन्हें एक सुनसान गली से ले जाता है। शेन चिंगहान घबराकर कहती है कि यह जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। लिन जिचिन समझाता है कि इस इलाके को तोड़ा जाने वाला है, इसलिए यहां से लोग पहले ही जा चुके हैं। तभी उनकी चाल अचानक रुक जाती है। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वही लाल बालों वाली औरत सामने आ जाती है और कहती है कि आखिरकार वो स्कूल से बाहर आ ही गए। लेकिन वो अकेली नहीं होती। उसके साथ एक बड़ा और ताकतवर आदमी होता है जिसका नाम शांग है। वो औरत शांग से कहती है कि बच्चे यहीं हैं। लिन जिचिन चौंक जाता है। उसने जानबूझकर अलग रास्ता चुना था, फिर भी वो उन्हें फॉलो करके यहां तक आ गई।
वो औरत मीठी आवाज में उन्हें पास आने के लिए बहलाने की कोशिश करती है, ट्रीट्स देने का लालच देती है, लेकिन उसका साथी शांग इम्पेशेंट हो जाता है। वो कहता है कि बात करना बंद करो और सीधे बच्चों को बेहोश कर दो ताकि जल्दी काम खत्म हो जाए। ये कहकर शांग अचानक उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, हाथ में कपड़ा लिए, और चिल्लाता है कि उसे जल्दी है उन्हें बेचकर पैसे कमाने की। जैसे ही वो पास आता है, लिन जिचिन तुरंत शेन चिंगहान को पीछे धक्का देता है और खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और पूरी ताकत से एक जोरदार पंच मारता है। उसका वार सीधा शांग के चेहरे पर लगता है और वो वहीं रुक जाता है। इतनी जोरदार ताकत से शांग पीछे की तरफ उड़ जाता है और दर्द से चिल्लाता हुआ गली में दूर जा गिरता है। लाल बालों वाली औरत, लाल बालों वाली औरत ये सब देखकर पूरी तरह शॉक में आ जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक छोटा बच्चा एक बड़े आदमी को इतनी दूर फेंक सकता है। जमीन पर पड़ा शांग खून खांसता है, पूरी तरह स्टंड। शांग के गिरते ही लिन जिचिन उस औरत की तरफ मुड़ता है। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाती, उससे पहले ही वो उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है और फिर एक पावरफुल अपरकट से उसे बेहोश कर देता है। दोनों किडनैपर्स को हराकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो पास पड़ी एक ईंट उठा लेता है। उसके इरादे अब खतरनाक हो चुके हैं। वो सोचता है कि इस सुनसान गली में कोई कैमरा नहीं है, इसलिए उसे इन्हें यहीं खत्म कर देना चाहिए। अगर ये जिंदा रहे तो उसकी सुपर ह्यूमन पावर सबके सामने आ जाएगी और उसका लो प्रोफाइल प्लान खराब हो जाएगा। जैसे ही वो आखिरी वार करने वाला होता है, अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। एक तेज अर्थक्वेक पूरी गली को हिला देता है और सब चौंक जाते हैं। अगले ही पल एक बड़ी सी पंजे वाली हाथ पास की इमारत की दीवार तोड़कर बाहर निकलती है। धूल और मलबे के बीच से एक विशाल एबररेंट रैट बाहर आता है जो उन सबके ऊपर खड़ा हो जाता है। वो मॉन्स्टर बच्चों को इग्नोर करता है और बेहोश पड़ी औरत के ऊपर झुकता है, लेकिन उसे खाने के बजाय वो एक ही वार में उसका सिर अलग कर देता है। अपने तेज पंजों के एक वार में वो उसका सिर अलग कर देता है। फिर वो उस कटा हुआ सिर उठा लेता है और ये देखकर शेन चिंगहान डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। खतरा समझते ही लिन जिचिन तुरंत शेन चिंगहान को अपनी बाहों में उठा लेता है। वो उसे बताता है कि ये एक जायंट एबररेंट रेट है और उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। वो मुड़ता है और उसे उठाकर तेजी से भागने लगता है। जैसे ही वो भाग रहे होते हैं, तभी आसमान में लाल और सुनहरी रोशनी की एक तेज लाइन दिखाई देती है। एक फीमेल साइबॉर्ग जिसके सुनहरे बाल हैं और हेलमेट पर रैबिट ईयर्स लगे हैं, तेजी से गली में उतरती है। वो इतनी स्पीड से मूव करती है कि बस एक ब्लर की तरह नजर आती है और रैट के पास से बिजली की तरह निकल जाती है। शेन चिंगहान लिन जिचिन के कंधे के ऊपर से देखती है और हैरानी से कहती है कि वो साइबर्ग कितनी फास्ट है। वो साइबर्ग मॉन्स्टर के पीछे आकर आराम से लैंड करती है। राइट की तरफ देखते हुए वो अटैक के लिए तैयार होती है। उसका गॉन्टलेट चमकने लगता है और वो अपना वेपन चार्ज करते हुए कहती है, एनेस्थेटिक स्मोक। फिर वो मॉन्स्टर पर प्रोजेक्टाइल्स फायर करती है जिससे जोरदार एक्सप्लोजन्स होते हैं और पूरी गली हिल जाती है। लिन जिचिन शेन चिंगहान को ब्लास्ट से बचाने के लिए उसे ढक लेता है। एबरेंट रैट इन आग भरे ब्लास्ट में फंस जाता है, दर्द से गरजता है और कुछ देर के लिए स्टंट हो जाता है। वो एनेस्थेटिक स्मोक का असर दिखने लगता है। मौका देखते ही वो साइबॉर्ग तेजी से आगे बढ़ती है और कमजोर पड़े मॉन्स्टर को लगातार अटैक्स करके खत्म कर देती है। बाद में लिन जिचिन घर पर उस इंसिडेंट की न्यूज देख रहा होता है। वो पूरी फाइट को ध्यान से एनालाइज करता है और सोचता है कि उस साइबॉर्ग का पावर लेवल शायद इतना ज्यादा नहीं था। वो समझता है कि पहले उसे रेट को कमजोर करना पड़ा और उसे मारने में भी करीब 7 मिनट लगे। वो जायंट एबेरेंट रैट्स के खतरे के बारे में सोचता है क्योंकि ये बहुत टफ होते हैं, 10 मीटर से भी बड़े हो सकते हैं और ऑर्डिनरी 5th टियर तक पहुंच सकते हैं। उसे राहत मिलती है कि वो दोनों सेफ बच गए, लेकिन ये घटना उसे याद दिलाती है कि ये दुनिया कितनी डेंजरस है। वो फैसला करता है कि अब उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वो खुद को और अपने करीबियों को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वो अपने ट्रेनिंग स्पेस में दिखाई देता है जहां वो भारी बाबल के साथ वेटेड स्क्वाट्स कर रहा होता है। उसका सिस्टम उसे पॉइंट्स देकर रिवॉर्ड करता है। एबेरेंट रैट्स का खतरा अभी भी बना हुआ है, लेकिन लाइफ आगे बढ़ती रहती है। कुछ समय बाद वो और शेन चिंगहान अपना 9वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दोनों फैमिलीज एक बड़े केक के साथ इकट्ठा होती हैं। विश मांगने के बाद वो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं।
अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से लिन जिचिन ने सिर्फ एक रात में खुद से कार्विंग सीख ली और शेन चिंगहान के लिए एक खूबसूरत वुडन हेयर पिन बना दी। शेन चिंगहान बहुत खुश हो जाती है, उसे अपने बालों में लगाती है और कहती है कि उसे ये बहुत पसंद है। समय तेजी से बीतता है और जल्द ही लिन जिचिन और शेन चिंगहान एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट करके मिडिल स्कूल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो स्कूल छोड़ते हैं, उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन को डोमिनेट करने वाला अचीवमेंट पूरा कर लिया है। इससे उसे किंडरगार्टन किड किंग और एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग जैसे टाइटल्स मिलते हैं। वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसका अगला टारगेट मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल है, जिससे उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट मिलेगा। छुट्टियों के दौरान वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जारी रखता है। उसकी ट्रेनिंग में 1000 पुशअप्स शामिल होते हैं, वो भी अपनी पीठ पर एक भारी पत्थर रखकर, जिससे उसे काफी स्टैट बूस्ट्स मिलते हैं। उसकी मेहनत रंग लाती है। स्कूल शुरू होने से ठीक पहले 10 किलोमीटर रन के बाद उसका सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका बायोलॉजिकल लेवल अब ऑर्डिनरी 3rd टियर तक पहुंच गया है। उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं। अब वो एक हाथ से 700 किलोग्राम वजन उठा सकता है और उसका वर्टिकल जंप 4 मीटर तक कूद सकता है और 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 6 सेकंड्स में पूरी कर सकता है। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती है, वो सोचता है कि क्योटो प्रोडिजी अब किस लेवल पर पहुंच गया होगा। इत्तेफाक से स्कूल शुरू होने से एक रात पहले टीवी पर एक नई खबर आती है। उसमें बताया जाता है कि अब 14 साल का वो प्रोडिजी जिएंट एंट के जीन्स के साथ फ्यूजन कर चुका है और एक हाथ से 2000 किलोग्राम का अलॉय ब्लॉक उठा सकता है। लिन जिचिन जल्दी से हिसाब लगाता है कि जायंट एंट जीन्स ताकत को 4 से 8 गुना बढ़ाते हैं। मतलब बिना जीन फ्यूजन के उसकी असली ताकत लगभग 500 किलोग्राम ही होगी। इसका मतलब यह है कि लिन जिचिन अभी भी बेसिक स्ट्रेंथ में उससे ज्यादा स्ट्रांग है। वो हल्की मुस्कान देता है और सोचता है कि फ्यूचर में जीन फ्यूजन के बाद वो कितना पावरफुल हो जाएगा। अगले दिन मिडिल स्कूल शुरू हो जाता है। क्योंकि वो शहर का टॉप स्टूडेंट था, सभी बेस्ट मिडिल स्कूल्स उसे रिक्रूट करना चाहते थे, लेकिन उसने शंघाई मिडिल स्कूल का ऑफर एक्सेप्ट किया एक कंडीशन पर कि शेन चिंगहान भी उसी की क्लास में होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रिंसिपल और उनकी नई होम रूम टीचर उनका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि उन्हें उससे काफी उम्मीदें हैं। थोड़ी बातचीत के बाद वो एक बहाना बनाता है और वो शेन चिंगहान को लेकर वहां से निकल जाता है। असल में उसने शंघाई मिडिल स्कूल इसलिए चुना था क्योंकि वहां की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत अच्छी थीं। उन्होंने प्लान किया था कि क्लासेस शुरू होने से पहले बैडमिंटन खेलेंगे। कोर्ट पर पहुंचकर एक्साइटेड शेन चिंगहान कहती है कि चलो शुरू करते हैं। वो स्टाइल में सर्व करती है और बोलती है, फेरी कर्व बॉल। लिन जिचिन आराम से हवा में ही शटल पकड़ लेता है, लेकिन तभी उनका गेम रुक जाता है। कुछ सीनियर लड़के वहां आ जाते हैं और उनका लीडर, जो कैप उल्टी पहन रखा होता है, शटल छीन लेता है। वो कहता है कि ये कोर्ट रिजर्व्ड है। उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शेन चिंगहान चाहें तो उनके साथ खेल सकती है। शेन चिंगहान बिना डरे खड़ी रहती है और कहती है कि रूल्स फॉलो करने चाहिए और वो लोग पहले आए थे। लिन जिचिन देखता है कि वो लोग शेन चिंगहान के बहुत पास आ रहे हैं, तो वो ठंडे चेहरे के साथ बीच में आ जाता है। वो उन्हें दूर रहने को कहता है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल याद दिलाता है। लीडर हंसते हुए घमंड में कहता है कि अब ये कोर्ट उसका है। वो शटल को हाथ में लेकर हवा में उछालता है, लेकिन सर्व करने से पहले ही लिन जिचिन अचानक मूव करता है। वो कहता है कि अब से सिर्फ उसके रूल्स चलेंगे। एकदम से पावर लगाकर वो जंप करता है और शटल को जोर से स्मैश करता है। शटल बिजली की तरह कोर्ट के पार चली जाती है। सिर्फ एक सफेद ब्लर दिखता है। इतनी स्पीड होती है कि लीडर रिएक्ट भी नहीं कर पाता। इंपैक्ट इतना जोरदार होता है कि उसका रैकेट टूट जाता है और उसकी कैप उड़ जाती है। सभी सीनियर लड़के शॉक में खड़े रह जाते हैं, पसीना छूट जाता है और शरीर कांपने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि क्या लिन जिचिन इंसान भी है या नहीं। शायद वो कोई जीन फ्यूजर है। उनमें से एक डरते हुए कहता है कि अगर शॉट थोड़ा भी इधर उधर होता तो उनके बॉस का सिर उड़ जाता। पूरी तरह डर कर सभी सीनियर झुककर माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि अब उन्हें रूल्स समझ आ गए हैं और वो तुरंत यहां से जा रहे हैं। फिर वो जल्दी जल्दी वहां से भाग जाते हैं। शायद इस इंसिडेंट की बात फैल गई थी, इसलिए फिर कभी किसी ने लिन जिचिन या शेन चिंगहान को परेशान करने की हिम्मत नहीं की।
नया स्कूल बड़ा था और फैसिलिटीज भी बेहतर थीं, लेकिन उनकी लाइफ लगभग पहले जैसी ही चलती रही। पढ़ाई में लिन जिचिन पहले से ही काफी आगे था। वो मिडिल स्कूल का सिलेबस काफी पहले ही खत्म कर चुका था। क्लास के दौरान वो टाइम पास करने के लिए इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ता रहता था। रात में वर्कआउट के बाद वो अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम का इस्तेमाल करके ऑनलाइन नई नई स्किल्स सीखता था। वो जल्दी जल्दी कुकिंग, फोटोग्राफी, ड्राइविंग, स्विमिंग और अलग अलग स्पोर्ट्स भी सीखने लगता है। मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल अनलॉक करने के लिए उसने सिर्फ हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आने पर फोकस नहीं किया, बल्कि वो स्कूल को नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी रिप्रेजेंट करता है। वो ट्रॉफीज के ढेर के बीच खड़ा नजर आता है, लेकिन लो प्रोफाइल बनाए रखने के लिए वो हर कॉम्पिटिशन में फर्स्ट नहीं आता था। एक सेमेस्टर बीत जाता है, लेकिन फिर भी उसका टाइटल अनलॉक नहीं होता। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसकी कई फैन गर्ल्स बन जाती हैं, जो उसकी डेस्क पर ढेर सारे लव लेटर्स छोड़ती हैं। वो उन सब को इग्नोर कर देता है। शेन चिंगहान को पढ़ाने के अलावा वो अपना पूरा ध्यान आने वाले स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर लगाता है। उसे लगता है कि अगर वो इस फेस्टिवल को पूरी तरह डोमिनेट कर ले तो शायद उसका टाइटल अनलॉक हो जाएगा। फेस्टिवल के लिए वो सिर्फ 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है: शॉर्ट पुट, हाई जंप और स्प्रिंटिंग, यानी स्ट्रेंथ, जंपिंग और स्पीड। शॉर्ट पुट में उसने हैरान कर देने वाला 2011 मीटर का थ्रो किया। हालांकि उसने खुद को थोड़ा रोका ताकि वो ज्यादा सुपर ह्यूमन न लगे, फिर भी वो अपने सभी इवेंट्स में आसानी से फर्स्ट आ गया। जब वो शेन चिंगहान के साथ बैठकर अपना गोल्ड मेडल देख रहा होता है, तभी उसे अपने शरीर में एक नई पावर फील होती है। उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी अचीवमेंट्स बाकी सभी स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसने मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल अनलॉक कर लिया है। अब उसके पास तीनों स्कूल एज टाइटल्स आ चुके हैं और 9 साल की कंपल्सरी एजुकेशन डोमिनेट करने वाला अचीवमेंट भी पूरा हो गया है। इसके साथ उसे एक नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे ही ये पावर उसके अंदर फ्लो करती है, उसे संतोष होता है कि आखिरकार उसका टाइटल अनलॉक हो गया। स्कूल से निकलते हुए लिन जिचिन इस नए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट के बारे में सोचता है। इस एबिलिटी के जरिए एक प्रेडेटर दूसरे जीवों की लाइफ एसेंस को अब्सॉर्ब करके इवॉल्व कर सकता है। वो सोचता है कि ये लाइफ एसेंस आखिर होती क्या है। वो गहरी सोच में खो जाता है, तभी शेन चिंगहान उसे आवाज देती है कि रुक जाओ। वो तुरंत रियलिटी में वापस आता है और उसे अचानक एक आइडिया आता है। वो शेन चिंगहान से पूछता है कि क्या वो उसका बीस्ट फेंग नेकलेस थोड़ी देर के लिए ले सकता है। वो मान जाती है और उसे नेकलेस दे देती है। जैसे ही उसकी उंगलियां उस फैंग को छूती हैं, तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि उसने अबिसल जायंट बटरफ्लाई की लाइफ एसेंस का एक छोटा हिस्सा अब्सॉर्ब कर लिया है और एक नया गाइड बुक अनलॉक हो गया है जिसमें 1% प्रोग्रेस दिख रहा है। उसके आसपास एक बड़ी डार्क बटरफ्लाई की परछाई दिखाई देती है जिसके पंखों पर आंखें बनी होती हैं। वो ये समझकर हैरान हो जाता है कि ये फेंक असल में बटरफ्लाई का दांत है। उस रात और जानने के लिए वो ऑनलाइन एबिसल जायंट बटरफ्लाई के बारे में सर्च करता है, लेकिन उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उसे समझ आ जाता है कि उसे इस रेयर बीस्ट के बारे में खुद ही पता लगाना पड़ेगा। उसे याद आता है कि बाइशुएर ने उन्हें 2 फैंग्स दिए थे। वो अपना बैग खोलता है और दूसरा दांत निकालता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, वो फिर से उसकी पावर अब्सॉर्ब कर लेता है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें कंफर्म होता है कि उसने लाइफ एसेंस का दूसरा हिस्सा भी अब्सॉर्ब कर लिया है, लेकिन गाइड बुक की प्रोग्रेस सिर्फ 2% तक ही बढ़ती है। वो उस फैंग को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा लाइफ एसेंस नहीं बची है, उसमें बहुत कम लाइफ एसेंस बची है। वो समझ जाता है कि उसे एबिसल जायंट बटरफ्लाई की पूरी पावर अनलॉक करने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन से अपनी ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए और किसी भी एबरेंट बीस्ट से जल्दी बचने के लिए लिन जिचिन रोज शेन चिंगहान को साइकिल पर स्कूल लाने ले जाने लगता है। जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलते हैं, एक आदमी उसे आवाज देता है। ट्रैक सूट पहने वो आदमी उन्हें रोकता है और अपना नाम बताता है, कोच गु, जो स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम से है। वो लिन जिचिन की स्पोर्ट्स मीट वाली परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि ये स्कूल की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट थी। बहुत एक्साइटमेंट के साथ कोच गुओ उसे टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है।
वो कहता है कि उसकी एथलेटिक टैलेंट उसकी पढ़ाई से भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो उसे हाँ बोलने के लिए जोर देता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि वो पहले टीम के बारे में जान सकता है, फिर डिसाइड कर सकता है। कोच गुओ इतना तेज और पैशन से बोलता है कि लिन जिचिन को मना करने का मौका ही नहीं मिलता। जाते जाते वो उन्हें हाथ हिलाकर कहता है कि मार्शल आर्ट्स टीम जिम के रूम सी में है और अगर वो आएगा तो वो उसका इंतजार करेगा। अगले दिन अगर वो फ्री हो तो आ सकता है। ये कहकर कोच चला जाता है। शाम को लिन जिचिन अपने कमरे में होता है और अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने के लिए तैयार होता है। वो अपने हाथों से एक कॉकरोच और एक मॉस्किटो पकड़कर कुचल देता है। फिर वो अपने हाथ खोलकर उन मरे हुए कीड़ों को देखता है, लेकिन उसे कोई पावर फील नहीं होती। वो समझ जाता है कि इतने छोटे और ऑर्डिनरी क्रीचर्स को मारने से उसकी स्किल एक्टिवेट नहीं होती। वो ये कंक्लूड करता है कि सिर्फ पावरफुल या रेयर बीस्ट्स में ही इतनी लाइफ एसेंस होती है जिसे अब्सॉर्ब करके वो इवॉल्व कर सकता है। अपनी इस थ्योरी को चेक करने के लिए लिन जिचिन डिसाइड करता है कि वो एक सुपरमार्केट जाएगा जहां बीस्ट मीट मिलता है। वो शेन चिंगहान को पीछे बैठाकर साइकिल से शहर की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक बड़े मल्टी स्टोरी सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर वो आयल्स में घूमते हैं और लिन जिचिन नोटिस करता है कि वहां काफी बीस्ट मीट है, लेकिन सब प्री पैकेज्ड है। उसे समझ आता है कि वो बिना छुए अपनी थ्योरी टेस्ट नहीं कर सकता। तभी उसे एक बटर की आवाज सुनाई देती है जो फ्रेश कट बीस्ट मीट के बारे में बोल रहा होता है। वो एक काउंटर देखता है जिस पर लिखा होता है फ्रेश बीस्ट मीट, नॉट प्री पैकेज्ड, सेफ टू ईट। वहां एक बुचर बड़े बड़े मांस के टुकड़े काट रहा होता है। लिन जिचिन शेन चिंगहान से कहता है कि वो यहीं रुके। वो मीट चेक करके आता है। वो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि वो जल्दी अपनी सस्पिशन कंफर्म करना चाहता है और सीधे काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। वो हाथ बढ़ाकर ताजे कटे हुए बीस्ट मीट के एक टुकड़े को छूता है। जैसे ही वो उसे छूता है, एक तेज बैंगनी एनर्जी उसके अंदर फ्लो करने लगती है। जैसा उसने सोचा था, उस मीट में स्ट्रॉन्ग लाइफ एसेंस मौजूद होती है। वो एक्साइटमेंट में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। शेन चिंगहान ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सिर्फ मीट छूने से वो इतना खुश क्यों हो रहा है। वो उसके पास आती है और थोड़ा परेशान होकर पूछती है कि मीट कैसा लग रहा है। कूल बनने की कोशिश करते हुए लिन जिचिन कैजुअली कहता है कि मीट बस नॉर्मल से ज्यादा फ्रेश लग रहा है और उससे पूछता है कि क्या वो भी छूना चाहेगी। वो घबराकर तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसने दोनों की तरफ से काफी छू लिया है। अपनी थ्योरी कंफर्म होने के बाद लिन जिचिन डिसाइड करता है कि वो ये बीस्ट मीट खरीदकर घर पर ट्राई करेगा। ये सुनकर शेन चिंगहान हैरान रह जाती है। वो उसकी रिएक्शन से हैरान नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि बीस्ट मीट बहुत महंगा होता है। सबसे सस्ता ऑप्शन गोस्ट शैडो स्क्विड भी लगभग 1000 येन पर जिन का आता है। वो स्क्विड लेने का फैसला करता है और एक पैकेट उठा लेता है। शेन चिंगहान प्राइस देखकर घबरा जाती है और कहती है कि ये बहुत महंगा है, पहले अपनी मॉम से पूछ लो। लिन जिचिन बस मुस्कुराता है और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे काम करता है। वो कहता है कि टेंशन मत लो और झूठ बोल देता है कि उसकी मॉम ने पहले ही कहा था कि दोनों फैमिलीज के लिए ज्यादा लेकर आना। एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें उसकी मॉम जंग वांगशिन खुशी खुशी फीस्ट बनाने के लिए रेडी हो जाती है। अंदर ही अंदर लिन जिचिन मानता है कि शेयर करना तो प्लान का हिस्सा है, लेकिन असली रीजन ये है कि वो चेक करना चाहता है कि क्या वो खाने से भी लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब कर सकता है। उसे डर है कि डायरेक्ट अब्सॉर्ब करने से मीट खराब हो सकता है। चेकआउट पर वो गोस्ट शैडो स्क्विड के 3 पैकेट खरीदता है जिनकी प्राइस 29.94 येन होती है। फीमेल कैशियर उसे थैंक यू कहती है। जाते वक्त लिन जिचिन सोचता है कि ये मीट कितना महंगा था और पता नहीं अगली बार कब अफोर्ड कर पाएंगे। जब तक वो लोग शॉपिंग खत्म करते करते रात के 9 बज जाते हैं। शहर में हाल ही में हालात थोड़े खराब रहे हैं, इसलिए वो लोग सेफ रहने के लिए सीधा घर जाने का फैसला करते हैं। घर जाते वक्त लिन जिचिन अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। वो रुक नहीं पाता और चुपके से बास्केट में रखे मीट के पैकेट पर अपना हाथ रख देता है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसे वही फेमिलियर बैंगनी एनर्जी फील होती है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने गोस्ट शैडो स्क्विड की लाइफ एसेंस का थोड़ा हिस्सा अब्सॉर्ब कर लिया है।
एक नया गाइड बुक अनलॉक होता है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस सिर्फ 0.1% होती है। उसके दिमाग में एक डरावनी मल्टी आइड स्क्विड की इमेज दिखती है। खाली सड़कों पर साइकिल चलाते हुए वो दिमाग में हिसाब लगाने लगता है। उसे समझ आता है कि इतने छोटे अमाउंट से सिर्फ थोड़ा सा ही पावर मिल रहा है। वो अंदाजा लगाता है कि एक 100% गाइड बुक पूरा करने के लिए उसे करीब 100 जिन मीट अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख येन होगी। वो स्क्विड की स्पेशल एबिलिटी के बारे में सोचता है, पानी में घुलकर गायब हो जाना। वो डिसाइड करता है कि ये पावरफुल स्किल उस कीमत के लायक है। अब उसका गोल साफ है। उसे समझ आता है कि उसे बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि वो अपने फैमिली से इतना पैसा नहीं मांग सकता। फिर उसे अपना दूसरा रीजन याद आता है, ये चेक करना कि लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने से मीट खराब होता है या नहीं। वो पैकेट की तरफ देखता है। काफी देर हो चुकी होती है, लेकिन मीट अभी भी बिल्कुल फ्रेश दिख रहा होता है। वो मुस्कुरा देता है, खुश होकर कि एसेंस अब्सॉर्ब करने से मीट खराब नहीं होता। जैसे जैसे वो उसकी पावर अब्सॉर्ब करता रहता है, स्क्विड की प्रोग्रेस बढ़कर 3% हो जाती है। तभी शेन चिंगहान जोर से चिल्लाकर उसे वॉर्न करती है। वो तुरंत ब्रेक मारता है और साइकिल चीखती हुई रुकती है, एक कपल से बस कुछ इंचेस दूर। वो उनसे माफी मांगता है, फिर खुद को डांटता है कि वो रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहा था और सोचता है कि लेन इतनी भीड़ भरी क्यों है। शेन चिंगहान आगे इशारा करती है। वो देखते हैं कि आगे एक टेंस सिचुएशन चल रही है। एक ताकतवर लाल बालों वाला आदमी एक औरत को नाइफ से पकड़कर हॉस्टेज बनाए हुए है। शेन चिंगहान डरते हुए उस औरत को पहचान लेती है। वो उनकी टीचर शिया होती है। वो आदमी भीड़ पर चिल्ला रहा होता है और धमकी दे रहा होता है। चारों तरफ पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, जो मेगाफोन से उसे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस कैप्टन एक ऑफिसर आबिंग को रोकता है और उसे कहता है कि बिना सोचे समझे गोली मत चलाओ। कैप्टन समझाता है कि टारगेट बहुत पास है और वो हॉस्टेज को शील्ड की तरह यूज कर रहा है, इसलिए साफ शॉट लेना पॉसिबल नहीं है। ऑफिसर स्लीपिंग गैस का आइडिया देता है, लेकिन कैप्टन मना कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि गैस असर करने से पहले ही सस्पेक्ट भड़क सकता है। जब पुलिस हिचकिचा रही होती है, तभी लिन जिचिन खुद एक्शन लेने का फैसला करता है। वो चुपके से जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उसे बहुत तेज स्पीड और सटीक निशाने से फेंकता है। वो पत्थर ऑफिसर आबिंग की गन पर लगता है, जिससे गन मिसफायर हो जाती है। वो स्ट्रे बुलेट सीधे किडनैपर के हाथ में लगती है, जिससे वो दर्द में चिल्लाता है और नाइफ गिरा देता है और टीचर को छोड़ देता है। मौका देखते ही पुलिस कैप्टन चिल्लाता है कि अब मूव करो। पुलिस ऑफिसर्स तुरंत आगे बढ़ते हैं और सस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं। एक फीमेल ऑफिसर डरी हुई लेकिन सेफ टीचर को संभालती है। जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, लिन जिचिन चुपचाप वापस अपनी साइकिल पर बैठ जाता है। शेन चिंगहान उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखती है और पूछती है कि क्या पत्थर उसने फेंका था। वो तुरंत उसे चुप रहने का इशारा करता है और कहता है कि अभी यहाँ से चलते हैं, बाद में बात करेंगे, और दोनों साइकिल चलाकर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ। पुलिस कैप्टन उन्हें आवाज देता है और पूछता है कि क्या पत्थर लिन जिचिन ने फेंका था। पकड़े जाने के डर से लिन जिचिन घबराकर जल्दी से मना कर देता है और नर्वस स्माइल देता है। कैप्टन उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये अजीब है, कोई अपने अच्छे काम को क्यों छुपाएगा। वो खुद से कहता है कि ऐसे काम के लिए रिवॉर्ड भी मिलता है। रिवॉर्ड शब्द सुनते ही लिन जिचिन का ध्यान तुरंत वहीं चला जाता है। उसे पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अचानक ब्रेक मारता है, साइकिल रोकता है और वापस कैप्टन के पास भागता है। वो थोड़ा शर्माते हुए अपनी बात वापस लेता है और मान लेता है कि पत्थर उसी ने फेंका था, और बताता है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। कैप्टन उसे कहता है कि स्टेशन आकर रिपोर्ट बनाओ, वो उसे रिवॉर्ड के लिए अप्लाई करने में मदद करेगा। अपने अपने घर वालों को इन्फॉर्म करने के बाद लिन जिचिन और शेन चिंगहान पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करते हैं। उसे लगता है कि सब स्मूथली हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पुलिस उस सस्पेक्ट को हथकड़ी लगाकर ले जा रही होती है, अचानक कुछ बहुत बुरा हो जाता है। वो अचानक सस्पेक्ट का चेहरा अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। पुलिस डर जाती है और समझ जाती है कि वो एक हेरेटिक है, जो उनकी आंखों के सामने एक जायंट एबेरेंट रैट में बदल रहा है। वो मॉन्स्टर अपनी हथकड़ियां तोड़ देता है और हमला करना शुरू कर देता है। वो अपने बड़े बड़े पंजों से ऑफिसर्स पर वार करता है। पुलिस कैप्टन तुरंत रेडियो पर ऑर्डर देता है कि सब लोग फायर खोल दें, लेकिन सिविलियंस को बचाकर ऑफिसर्स गोली चलाना शुरू कर देते हैं।
लेकिन गोलियों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। एक अर्जेंट रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि यह हेरेटिक रैट किंग जीन से फ्यूज्ड है और तुरंत बैकअप मांगा जाता है। डेंजर समझते हुए लिन जिचिन जल्दी से दोनों को पकड़ता है और माफी मांगते हुए कहता है कि भागो। वो राहत की सांस लेता है कि मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन उसे पता है कि उन्हें जल्दी यहां से निकलना होगा। जैसे ही वो भाग रहे होते हैं, अचानक आसमान से एक नई फिगर नीचे आती है जिसके चारों तरफ पर्पल ऑरा होता है। वो एक फीमेल साइबॉग होती है, फ्यूचरिस्टिक आर्मर में। वो सीधे जायंट रैट पर जोरदार हमला करती है जिससे वो पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। हवा में हवर करते हुए वो साइबॉग, जिसके छोटे डार्क पर्पल बाल हैं, अपना अटैक चार्ज करना शुरू करती है। वो अपने सीने में लगे लेजर कैनन को चार्ज करती है। फायर का कमांड देते ही वो एक जबरदस्त पर्पल एनर्जी बीम छोड़ती है जो सीधे म्यूटेंट राइट को घेर लेती है। वो मॉन्स्टर दर्द में जोर से चिल्लाता है और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह खत्म हो जाता है। पीछे सिर्फ जली हुई राख बचती है। लिन जिचिन ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे उस साइबॉग की पावर पर यकीन नहीं होता। डेंजर खत्म होते ही टीचर और शेन चिंग हान राहत की सांस लेते हैं, लेकिन लिन जिचिन का ध्यान कहीं और होता है। वो अपनी साइकिल के बारे में सोच रहा होता है। वो देखता है कि ब्लास्ट उसकी साइकिल को नहीं लगी और राहत महसूस करता है, क्योंकि वो उसके लिए बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होता। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। वो बाइक की बास्केट में देखता है और नोटिस करता है कि महंगा घोस्ट शैडो स्क्विड मीट खराब हो चुका है और उससे बदबू आ रही है। अब उसे समझ आता है कि उसकी पहले वाली थ्योरी सही थी। लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने से मीट खराब हो जाता है, बस थोड़ा डिले होता है। वो एक ढीला सा टेंटिकल उठाकर देखता है और सोचता है कि उसे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। वो डिसाइड करता है कि इस सब का ब्लेम उस फाइट और उस मरे हुए हेरेटिक पर डाल देगा। फिर वो थोड़ा ड्रामा करते हुए उस खराब टेंटिकल को नीचे फेंक देता है। वो जोर से बोलता है और ब्लेम उस हेरेटिक और साइबॉग के अटैक पर डाल देता है कि उसी की वजह से मीट रोस्ट हो गया। टीचर उसे समझाती है और कहती है सब सेफ हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। कैप्टन के कहने पर वो लोग घर जाने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी टीम के साथ स्टेशन ले जाया जाता है। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें उसी वैन में बैठाया जाएगा जिसमें हेरेटिक के बचे हुए हिस्से रखे हैं। लेजर ब्लास्ट के बाद बस जला हुआ मांस बचा होता है जो एक स्ट्रेचर पर रखा होता है और उसकी स्मेल बहुत तेज होती है। उस बदबू भरी वैन में बैठे हुए लिन जिचिन के दिमाग में एक और आइडिया आता है। उसे याद आता है कि बायू के दिए हुए बीस्ट फैंग्स में क्रीचर के मरने के बाद भी लाइफ एसेंस बची हुई थी। अब उसके दिमाग में एक नया सवाल आता है, क्या इस डेड बॉडी में भी लाइफ एसेंस बची हो सकती है? और अगर है तो क्या वो इस कॉर्प्स से राइट किंग जीन एब्जॉर्ब कर सकता है? पुलिस वैन में बैठा हुआ लिन जिचिन सोचता है कि वो इस जले हुए बॉडी से कितना राइट किंग जीन एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये जानने के लिए वो चुपके से अपना हाथ उस बॉडी की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसे एक तेज लाल एनर्जी का सर्ज फील होता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने जायंट म्यूटेंट रैट की लाइफ एसेंस का एक हिस्सा अब्सॉर्ब कर लिया है और उसका गाइड बुक 5% प्रोग्रेस के साथ अनलॉक हो गया है। वो हैरान रह जाता है कि उसने इतना ज्यादा एब्सॉर्ब कर लिया। उसे समझ आता है कि सोर्स जितना फ्रेश होगा उतनी ज्यादा लाइफ एसेंस मिलती है। उसे एस्कॉर्ट कर रहा ऑफिसर आबिंग उसकी हरकत देख लेता है और उसे कहता है कि चुपचाप बैठो। लिन जिचिन जल्दी से बहाना बनाता है कि वो बस थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था। बाद में पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में उसे पता होता है कि आबिंग को फूल करना आसान था, लेकिन कैप्टन ज्यादा शार्प है। कैप्टन उसे बताता है कि उसने ब्रेवरी रिवॉर्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन फिर वो उससे सीरियस होकर सवाल करता है। वो पूछता है कि एक मिडिल स्कूल का लड़का इतनी दूरी से और कम रोशनी में इतने सटीक तरीके से पत्थर कैसे मार सकता है? लिन जिचिन वेग जवाब देता है कि वो बस अपनी राइट हैंड की ट्रेनिंग करता रहता है। उसका अजीब सा जवाब सुनकर कैप्टन कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उनकी बात बीच में रुक जाती है जब शेन चिंगहान आवाज देती है कि उसकी आंटी आ गई है। लिन जिचिन हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स जल्दी जल्दी स्टेशन के अंदर आ रहे हैं। उसकी माँ घबराई हुई हालत में उसके पास दौड़कर आती है, उसका नाम पुकारते हुए। वो उसे कसकर गले लगा लेती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं।
और कहती है कि उसने उसे बहुत डरा दिया। लिन जिचिन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे ब्रेवरी रिवॉर्ड भी मिला है। उसे पकड़कर रखते हुए उसकी माँ उससे प्रॉमिस करवाती है कि अगली बार अगर कोई डेंजर हो तो वो पहले कहीं सेफ जगह छुप जाएगा। वो आंखों में आंसू लेकर कहती है कि उसे बस उसे सेफ बड़ा होते देखना है। लिन जिचिन अपनी माँ की बातों से इमोशनली फील करता है। जाते वक्त वो अपनी माँ को भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा खुद को पहले प्रोटेक्ट करेगा। पुलिस कैप्टन उन्हें जाते हुए देखता है और अभी भी उस लड़के की अजीब एबिलिटीज के बारे में सोच रहा होता है। बाहर निकलते वक्त लिन जिचिन 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के पास से गुजरता है जो केस के बारे में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक कहती है कि परवर्ट्स अब ज्यादा हद पार कर रहे हैं और दूसरी ऑफिसर बताती है कि वो हेरेटिक ग्वांग युएन यूनिवर्सिटी का लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट था जिसे रैट गॉड कल्ट ने ब्रेन वॉश कर दिया था। पहली ऑफिसर उस कल्ट को कोसती है लेकिन दूसरी कहती है कि असली जड़ को खत्म करना होगा। सेल्फ प्रोक्लेम्ड रैट किंग नाम सुनते ही लिन जिचिन का ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है। घर जाते वक्त कार में बैठकर वो तुरंत अपने फोन पर राइट गॉड कल्ट के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। उसे हैरानी होती है कि इसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसे पता चलता है कि इस कल्ट का मेन बेस शंघाई सिटी में है और इसके ज्यादातर मेंबर सोसाइटी से अलग थलग लोग हैं। फिर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। रैट किंग खुद को एक हायर लाइफ फॉर्म में इवॉल्व करना चाहता है और अपने फॉलोअर्स से इवोल्यूशन मटेरियल्स इकट्ठा करवा रहा है। ये सोचकर उसके दिमाग में एक डरावना सवाल आता है, क्या रैट किंग जो एक एबरेंट बीस्ट है उसने ऑलरेडी इंटेलिजेंस डेवलप कर ली है? तभी वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे सड़क पर एक बड़ा सा रैट दिखता है जो लगभग बिल्ली के साइज का होता है। एक पल के लिए वो सोचता है कि कहीं ये रैट किंग से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर वो इस बात को डिसमिस कर देता है और खुद से कहता है कि साउथ में इतने बड़े साइज के इतने बड़े रैट्स साउथ में अनकॉमन नहीं होते। वो इस बात को झटक देता है और ध्यान देता है कि शेन चिंगहान काफी देर से चुप है। वो उसकी तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वो अनईजी हो रही है, उसके घुटने कसकर जुड़े हुए हैं। वो तुरंत समझ जाता है। उसे याद आता है कि बचपन से ही जब भी वो नर्वस या डर जाती है तो वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाती। ये उसके लिए एम्बैरेसिंग होता है, लेकिन लिन जिचिन को हमेशा लगता है कि शायद इसका कोई हिडन पोटेंशियल से कनेक्शन हो सकता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो लिन जिचिन की माँ जंग वांगशिन हैरान हो जाती है कि लगभग 3000 येन का बीस्ट मीट गायब है। लिन जिचिन तुरंत एक बहाना बनाता है और शर्माते हुए कहता है कि इमरजेंसी में भागते वक्त शायद उसे गिर गया होगा। उसकी माँ तुरंत उसकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देती है और कहती है कि मीट को भूल जाओ, बस वो सेफ है वही काफी है। लिन जिचिन अंदर ही अंदर राहत की सांस लेता है, खुश कि उसने अपनी मां को मना लिया। लेकिन उसके पिता लिन यानसेन इतने आसानी से नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो वापस जाकर उस महंगे मीट को ढूंढ कर लाएंगे और शेख ही मारते हैं कि वो एक टफ आदमी है। लिन जिचिन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि बाहर जाना डेंजरस है और मीट तो वैसे भी खराब हो चुका है। उसके पिता को शक हो जाता है और वो पूछते हैं कि उसे कैसे पता कि मीट खराब हो गया। लिन जिचिन घबराकर पसीना पसीना हो जाता है और जल्दी से बोल देता है कि उसने बस अंदाजा लगाया था। उधर पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में पुलिस कैप्टन अभी भी रात की अजीब घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है। वो सिगरेट पीते हुए यही सोच रहा होता है कि एक नॉर्मल मिडिल स्कूल का लड़का इतनी ताकत और एक्यूरेसी से पत्थर कैसे फेंक सकता है। तभी उसे कमरे के कोने से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर उधर देखता है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वहां एक बहुत बड़ा रैट बैठा होता है जो नॉर्मल चूहों से काफी बड़ा है। फाइलिंग कैबिनेट्स के ऊपर वो रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वो जायंट राइट उस पर कूद पड़ता है। कैप्टन तुरंत अपनी पिस्टल निकालता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। लड़ाई बहुत जल्दी और खतरनाक तरीके से खत्म होती है। सब कुछ खून खराबे में बदल जाता है। अगले दिन क्लास में लिन जिचिन अपनी डेस्क पर बैठा हुआ आह भरता है। वो पिछली रात के बारे में सोचता है और ये मान लेता है कि वो अभी भी काफी कमजोर है। वो समझ जाता है कि वो अभी भी उस पावरफुल हेरेटिक और उस फीमेल साइबॉर्ग के सामने काफी कमजोर है। उसे जल्दी से पैसा कमाना होगा ताकि वो और बीस्ट मीट खरीद सके, जैसे घोस्ट, शैडो स्क्विड, और अपने गाइड बुक की प्रोग्रेस बढ़ा सके। वो सोचता है कि इन्फ्लुएंसर बने या स्टडी मटेरियल्स बेचे,
लेकिन तुरंत ये आइडिया छोड़ देता है क्योंकि ये बहुत फ्लैशी है और वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में एकेडमिक्स से ज्यादा मार्शल आर्ट्स और जीन फ्यूजन इंपॉर्टेंट हैं। वो डिसाइड करता है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। कुछ देर बाद वो जिम जाता है जहां मार्शल आर्ट्स टीम बिल्डिंग सी में प्रैक्टिस करती है। वहां वो कोच गुओं को थर्मोस से कुछ पीते हुए देखता है और उन्हें ग्रीट करता है। कोच गुओं उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो टीम ज्वाइन करने आया है या सिर्फ जानकारी लेने। लिन जिचिन सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि थोड़ा पास आकर धीरे से पूछता है कि टीम ज्वाइन करने पर क्या उसे सिटी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और क्या प्राइज मनी ज्यादा होती है। कोच मुस्कुराते हुए कंफर्म करते हैं कि उसे मौका मिलेगा और प्राइज टेंस ऑफ थाउजेंड्स तक होती है। अपनी मेन चिंता दूर होते ही लिन जिचिन कोच से हाथ मिलाता है और वो अनाउंस करता है कि वो आज ही मार्शल आर्ट्स टीम ज्वाइन कर रहा है। कोच गुओ खुशी खुशी उसे वेलकम करते हैं। कोच पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं और नए मेंबर के बारे में बताते हैं। वो लिन जिचिन को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसकी स्पोर्ट्स मीट चैंपियन वाली परफॉर्मेंस याद दिलाते हैं। फिर टीम के बाकी मेंबर्स जांग काई, हांग त्यानिंग, एंग, लिu तोंग और हान यीगुओ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आखिर में लिन जिचिन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है क्योंकि उसके पास कोई फॉर्मल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं होती। कोच गुओ उसे बेसिक फिस्ट और लेग टेक्निक्स दिखाते हैं। कोच बताते हैं कि ये मूव्स दिखने में आसान लगते हैं लेकिन मास्टर करना मुश्किल होता है। वो ये भी बताते हैं कि टीम के सबसे तेज लर्नर ली शू तोंग को इन्हें परफेक्ट करने में 1 हफ्ता लगा था। फिर वो लिन जिचिन को ट्राई करने के लिए कहते हैं। लिन जिचिन रेडी स्टांस में खड़ा हो जाता है। अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम एबिलिटी की वजह से वो सिर्फ देखकर ही हर मूव को पूरी तरह समझ चुका होता है। जैसे ही वो फिस्ट टेक्निक्स प्रैक्टिस करता है उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें उसे वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स मिलते हैं। वो हाथ और मुक्के के मूव्स इतनी बहुत ही परफेक्ट प्रिसिशन और स्पीड के साथ वो आसानी से लेग टेक्निक्स में स्विच करता है और पावरफुल स्मूथ किक्स मारता है। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे लेग मसल्स, डेक्सटेरिटी और प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स मिलते हैं। कोच और पूरी टीम चुप होकर शॉक में उसे देखते रह जाते हैं। कोच का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपना थर्मोस लगभग गिरा ही देता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान सिर्फ एक बार देखकर इतने कॉम्प्लेक्स मूव्स परफेक्टली सीख सकता है। उसकी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस को देखकर उसके दिमाग में एक ही बात आती है, ये लड़का 1 in a million मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है। उसी शाम शंघाई में लिन जिचिन की मां जंग वांगशिन उसे डिनर के लिए बुलाती है। वो जल्दी से स्पून लेकर बाहर आता है और पूछता है कि आज क्या बनाया है। उसकी मां खुशी से उसे एक बड़ी प्लेट दिखाती है, वही घोस्ट शैडो स्क्विड जो वो चाहता था। उसकी खुशबू बहुत शानदार होती है और वो कहता है कि इसकी स्मेल कमाल की है। उसकी मां कहती है कि गरम गरम खाओ। वो एक बाइट लेता है और उसकी कुकिंग की तारीफ करता है, कहता है कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट है। खुश होकर उसकी मां कहती है कि खूब खाओ। उसने पूरे 3 जिन खरीदे हैं। वो आराम से खाता रहता है। खाते खाते उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है कि उसने घोस्ट शैडो स्क्विड की लाइफ एसेंस का एक हिस्सा खाने से एब्जॉर्ब कर लिया है और उसका गाइड बुक प्रोग्रेस 3.01% हो गया है। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि खाने से भी वही रिजल्ट मिलता है। अगर उसे पहले पता होता तो वो पहले वाला मीट खराब नहीं करता। खाते वक्त उनका ध्यान टीवी पर चल रही न्यूज की तरफ जाता है। वहां एक 14 साल की जीनियस लड़की के बारे में बताया जा रहा होता है जो हिस्ट्री की सबसे यंग साइबॉर्ग है। एनर्जी कोर से फ्यूज होने के बाद उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल गई हैं। वो एक हाथ से 5000 किलोग्राम की एसयूवी उठा सकती है, 100 मीटर 3 सेकंड में दौड़ सकती है और 8 मीटर तक जंप कर सकती है। ये देखकर लिन जिचिन सोचने लगता है कि इस दुनिया में कौन सा रास्ता ज्यादा पावरफुल है, क्योटो प्रोडिजी का जीन फ्यूजन या इस लड़की का साइबरनेटिक्स। तभी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। उसमें बताया जाता है कि वही सिक्योरिटी कैप्टन हुनशान जिससे वो मिले थे, उसे उसके ऑफिस में मार दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि उस पर एक जायंट म्यूटेंट राइट ने हमला किया और उसे वो स्टेशन में घुस गया था। मेडिक्स कैप्टन की बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाते हुए दिखते हैं। लिन जिचिन,
ये सब देखकर डर जाता है। उसे पिछली रात देखा हुआ बड़ा रैट याद आता है और वो सोचता है कि क्या उसका इससे कोई कनेक्शन था। वो इमेजिन करता है कि एक जायंट रैट पूरे शहर में घूम रहा है। कैप्टन की मौत उसे ये याद दिलाती है कि डेंजर अब और बढ़ गया है। गंभीर होकर लिन जिचिन डिसाइड करता है कि अब उसे अपनी ट्रेनिंग और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। कैप्टन की मौत के बाद वो खुद को एक बहुत टफ ट्रेनिंग रूटीन में डाल देता है। कड़ी मेहनत के बाद अब वो 100 मीटर सिर्फ 4.61 सेकंड्स में दौड़ सकता है। उसकी फिजिकल पावर बहुत बढ़ जाती है। वो 5.3 मीटर तक जंप कर सकता है और एक हाथ से 1200 किलोग्राम तक उठा सकता है। अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के साथ साथ वो स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम के साथ भी प्रैक्टिस करता रहता है ताकि आने वाले टूर्नामेंट के लिए जल्दी स्ट्रांग बन सके। अगले दिन सुबह वो स्कूल में जिम की तरफ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए और शेन चिंग हान भी क्यूरियोसिटी में उसके साथ जाती है। रास्ते में एक पिंक हेयर वाली लड़की उसे स्माइल करते हुए ग्रीट करती है और उसे एक बॉटल देती है फ्रेश मिल्क। वो पोलाइटली मना कर देता है, उसे थैंक्स बोलता है और शेन चिंग हान के साथ आगे बढ़ जाता है, जिससे वो लड़की डिसअपॉइंटेड हो जाती है। दूर से ये सब उसका टीममेट जांग काई देख रहा होता है। वो गुस्से में अपना मुट्ठी भींच लेता है क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसका दिया गिफ्ट लिन जिचिन ने रिजेक्ट कर दिया। अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाकर जांग काई उनके सामने आकर रास्ता रोक लेता है। वो लिन जिचिन को डांटता है कि उसके मैनर्स खराब हैं और उसने उस लड़की की फीलिंग्स हर्ट की हैं। जब लिन जिचिन काल्मली समझाता है कि उसे मिल्क से एलर्जी है तो जांग काई उस पर विश्वास नहीं करता और उसे झूठा कहता है। गुस्से में आकर जांग काई उसे स्पार के लिए चैलेंज करता है। वो शर्त रखता है अगर वो हार गया तो वो कभी भी लिन जिचिन को परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर लिन जिचिन हार गया तो उसे पूरी बॉटल मिल्क पीनी पड़ेगी। जैसे ही चैलेंज दिया जाता है एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है। एक नया अचीवमेंट मिशन एक्टिवेट हो जाता है। फॉर्मल कंपटीशन में 1000 अलग अलग ओपोनेंट्स को हराओ ताकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बायोलॉजिकल ट्रेट अनलॉक हो सके। ये देखकर लिन जिचिन के चेहरे पर एक हल्की सी चालाक मुस्कान आ जाती है। ये वही मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसके चारों तरफ हल्का पर्पल ऑरा दिखने लगता है और वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही होती है। वो स्पार के लिए रेडी हो जाता है।